दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और वो उसी पथ पे आगे चलते रहे। उनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला। इनको लोग दूसरे नाम आई गेट भिलाई से भी जानते हैं। बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनका नाम कैसे पड़ा। इन्होंने अपने शिक्षा में यानी कि बच्चों को पढ़ाने में तकरीबन 15 साल दे दिए और इन 15 सालों के दौरान कि इनके स्टूडेंट्स आज इसरो, डीआरडीओ और बार्क ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बड़े ऊंचे पद पे हैं। क्या है इनका जीवन, क्या है इनकी लाइफ की स्टोरी, क्या सोचते हैं ये एजुकेशंस को लेके, आज इनसे पूरी हम जानेंगे इनके बारे में। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके साथ ये भी है कि अभी रिसेंटली इनकी जो मुलाकात है वो सोनू सूद जी से हुई कि कैसे ये मुलाकात रही इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जिन्होंने फेस टू फेस उनसे बात की और क्या सब स्टोरीज रही वो सब इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। वेलकम सर, आपने अपना समय दिया हमारे चैनल के लिए और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी जो बारे में मैंने इतना कुछ आपसे जाना और सुना और समझा जो वाकई एक सराहनीय है। तो सर से ही जानते हैं, सर की बातें ज़्यादा मजा आएगा। वेलकम अमरीश सर जी, कि आपसे मुलाकात हो रही, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत ही बहुत आपका धन्यवाद और वेलकम भिलाई में। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने जब इतनी बातें बताई और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आपका जो प्रोफेशनल करियर रहा, जो आप टीचर कैसे बने, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे स्टूडेंट्स मिले, ये जो कारवां बना आपका, क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो अकेले ही चले थे राह पे मंजिल बगैर, स्टूडेंट साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये कैसे बना है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए। ऐसे देखा जाए तो मेरा जो जन्म है वो तो यूपी में हुआ था जी तो, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि वो भिलाई है। जी। फिर 99 में भिलाई में आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। तो जैसे सेमेस्टर जब बी कर रहा था तो मैं सेमेस्टर के दौरान अपना खुद का नोट्स बनाता था। तो मेरा ये था कि जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता था कि प्रॉपर वे में नोट्स बनाना, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना, जैसे कि मेरी प्रिपरेशन एग्जाम आते आते तक अच्छे से हो जाए। क्या होता है कि हमारे सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट काफ़ी टफ होते हैं, जैसे कंप्यूटर डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीओसी है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे। तो वो हमारे जो दोस्त लोग थे ना, जब सेमेस्टर एग्जाम आ जाता था ना, भाई अब तो शुक्ला के पास चलना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों को, लोग आते थे मेरे पास, भाई ये सब्जेक्ट मेरे को समझा दे, ओवरव्यू दे, तो मैं उनको पढ़ाता था। तो एक इंटरेस्ट मुझ में क्या हो गया, जग गया कि यार कि मैं अपने दोस्तों को जब पढ़ा सकता, क्योंकि जानते हैं दोस्तों को संभालना बहुत डिफिकल्ट काम है। राइट। क्या मजाक उड़ाते हैं वो लोग, लेकिन अब उनका काम आ चुके हैं, चूंकि उनको एग्जाम निकालना है, 15 डेज बचे हुए हैं, बचे क्या 2 दिन बचे हैं, 2 दिन पहले आ जाते हैं, ये तू बता, तेरे से सीख रहा है, तू अच्छा बताता है। और वो मजा भी आता है जब वो आपकी बात सुन रहे होते हैं और आप उसे समझा रहे होते हैं। हाँ। तो लेकिन ये था कि ये सब में आ गया था। जो दोस्त लोग बोलते थे, यार सिद्धार्थ तू मतलब जो सब्जेक्ट को समझाता है, जिस तरीके से करता है वो काफी अच्छा है। मतलब सोचने वाली बात है कि तो मतलब इतने कम टाइम में इतनी सब्जेक्ट को इस तरह से एनालाइज। तो वहां से टीचिंग वाला रास्ता आपका मुड़ा। हाँ, टीचिंग का रास्ता उस समय मेरा बना कि यार क्यों ना मैं टीचिंग में कंटिन्यू करूँ। जी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दादाजी भी जो टीचर थे, हमारे दादाजी के जनरेशन में, और उसके बाद हमारे चाचा जी भी टीचर थे। अब हमारी जनरेशन में टीचर बना हूँ, तो ये भी हो सकता है कि हमारी हर जनरेशन में एक टीचर, अच्छा टीचर निकलता है जीवन। तो ये भी होता है कि हमें, फिर मैंने पापा से बात किया, मदर से बात किया कि मुझे टीचिंग कंटिन्यू करना है। तो पापा ने बोला कि देखो बेटा, जो करना है अच्छे से करो, हमारा कभी कोई दबाव नहीं रहेगा आप पे कि आपको सिर्फ टीचिंग करना है या आप इंडस्ट्री में जाओ। आप देखो, आपको लगता है कि आपको इंडस्ट्री अच्छी लगती है, इंडस्ट्री में आपको जाना है, आप जाओ, बंगलौर में 6 महीने रहो, जॉब ढूंढो। क्योंकि उस समय ऑफ कैंपस में ही जाना पड़ता था सभी को। हमारे दोस्त लोग भी सब ऑफ कैंपस में गए और सबको जॉब लगी, आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर में है। लेकिन मेरा टोटली मूड उस समय बन गया था, मुझे टीचर ही बनना है। तो चूंकि टीचर में 2 ही टाइप के लोग आते हैं। अच्छा। एक होता है कि जैसा होता है कि हमें हम गए, जॉब वॉब ढूंढे, नहीं मिला, तो आखिरी में टीचर बन जाते हैं यार, और ये तो सबसे इजी काम है। लेकिन टीचर बनना इजी हो सकता है, लेकिन पढ़ाना इजी काम है। मतलब मेरे सर भी कहते थे पहले कि जो कुछ नहीं करता वो मास्टर बनता है। ये नहीं, ये रियल बात है। लेकिन अब चीजें बदल गई, आप नहीं मानते ऐसा? नहीं, अब तो बदल गई। लेकिन अब मैं बताऊं, जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, जब मैंने डिसाइड किया था, इवन हमारी भी रिलेटिव में काफी सारी चर्चा हुई थी, यार ये बी करने के बाद टीचर क्यों बन रहा है, ये क्यों टीचर बन रहा है, किस लिए टीचर बन रहा है, इसको तो कंपनी में जाना चाहिए। इंजीनियर का मतलब क्या, कंपनी में जाके जॉब करो, टीचर क्यों बनना। जो कि अब मेरा मूड टोटली बन चुका था। और अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, टीचर का मतलब लोग ये भी समझते हैं, टीचर मतलब गरीब आदमी, तो पैसे नहीं कमाएगा। राइट। सबसे मेन पॉइंट ये था। तो जो रिलेटिव हमारे अच्छी अच्छी जगह पे थे, पोस्ट पे थे, उनका बोल रहा था, यार शुक्ला जी आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को टीचिंग में भेज रहे हैं। अच्छा। लेकिन पापा ने कभी नेगेटिव थॉट रखा नहीं, बोले बेटा जो तुमको करना है करो। मैं आपको बताऊं, मैंने बीआईटी ज्वाइन किया 2004 में, जस्ट पास आउट होने के बाद मुझे जॉब लगी, बीआईटी से कॉल आया,
अब मैंने अच्छा। बीआईटी जाके ज्वाइन किया वहाँ पे। अब मेरी पहली सैलरी जो थी 5000 थी। तो मेरे पापा को बताया था, मुझे लेटर मिला कि पापा मेरे कौन से ईयर की बात है ये? 2004 की बात है। अच्छा। तो जब मैंने पापा को बताया, पापा लेटर तो मिल गया ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन उसमें 5000 लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा लगा कि सैलरी कम है। तो पापा बोले बेटा तुमको इंटरेस्ट है ना टीचिंग में? तो हाँ पापा इंटरेस्ट तो है। तो बेटा ज्वाइन करो, आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप बनते जाएगा। राइट। ठीक है, तो फिर मैं ज्वाइन कर लिया बीआईटी। और बीआईटी ज्वाइन करना मेरे लिए अच्छा भी था, और चूँकि बीआईटी छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है। पहला सब्जेक्ट जो डिसाइड हुआ, कमेटी जब बैठती वहाँ पर एचओडी ने डिसाइड किया कि आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा लेंगे। फिर मैं क्लास में गया और स्टार्ट किया सब्जेक्ट को। ठीक है, तो बच्चे लोग बहुत सोचते थे अरे यार ये तो पीएच का टीचर है, क्या पढ़ा पाएगा ये। लेकिन ये कि जब उन्होंने स्टाइल देखा, जब एक हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन पढ़ने के बाद उनको लगे यार नहीं यार सर तो अच्छा पढ़ा रहा है। तो फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर ये था कि मुझे मालूम था कि मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें आती हैं, आपको धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव भी करना पड़ता है। तो मैं जब कॉलेज में था उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स बनाता था, उसके बाद मैंने अपना नोट्स टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने लगा कि मुझे लोगों को समझाना है, मुझे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको थोटली नहीं समझाना है, उसको लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है कि लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे, मतलब उसको विजुलाइज होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, जब तक आप विजुलाइजेशन पावर अपना इंक्रीज नहीं कर पाओगे, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको उतना ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं हो पाएगा। जैसे आप कोडिंग की बात करो ना, कोडिंग में आप क्या करोगे बताइए, आप कैसे समझा पाओगे बच्चों को? कोडिंग है तो अब कोडिंग में आपको प्रिंटअप लिखना है, स्कैनअप लिखना है। ठीक है, तो पहले उनको पूरा कंप्यूटर के बारे में सिखाना, बताना, उसके हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करना, उनको हार्डवेयर ला के दिखाना कि बेटा ये हार्ड डिस्क होता है, इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुझे 3 महीने का और एक्सपीरियंस था, मैंने एससीएल ज्वाइन किया था। मतलब टीचिंग ज्वाइन करने से पहले एससीएल में गया था। मेरी जॉब लगी थी, पहली जॉब एससीएल में। मन तो मेरा टोटली था टीचर में, राइट। लेकिन तुरंत जॉब नहीं लग गई थी। पास होने के बाद मेरा पहला जॉब जो लगा था एससीएल में लगा। तो एससीएल में क्या था, वहाँ पर 2 वहाँ पे फील्ड थे। एक हार्डवेयर फील्ड में आपको काम कर सकते थे, एक आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम कर सकते थे। तो मुझे वहाँ पे हार्डवेयर के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिला था। और सौभाग्य से मुझे पहला से सब्जेक्ट मिला, भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मिला। तो वो पूरा लिंक हो गया मेरा, वो प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे लिंक हो गया। तो बच्चों को सिखाना कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये कंपोनेंट ऐसा काम करता है, ये एलयू क्या होता है, एलयू कैसे काम करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, ये सब एकदम डेप्थ में जाके बताना। तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। ये पूरी जो चीज़ थी, कुछ चीज़ें और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने बीआईटी में पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के दौरान आपने बताया कि आपका जो एक स्टाइल था बच्चों को पसंद आ गया, बिकॉज आप डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, फिर इसमें बच्चों का कनेक्शन आपसे बन गया। क्योंकि एक्चुअली में मैं मानता हूँ कि बच्चे अगर आपसे कनेक्ट हो पाए वही चीज़ होती है। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंसान को सम्मान भी देता है। और पैसे क्या आते हैं नहीं आते हैं वो तो बात की बात है, जो प्यार मिलता है बच्चों से, रिस्पेक्ट, आई थिंक टीचर हर कोई उसी के लिए टीचर बनना चाहता है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप जब ये सब चीज़ करने लग गए तो बहुत से बच्चे आपके पास आने लग गए, तो उसको आपने मैनेज कैसे किया? एक्चुअली देखिए मेरा क्या था कि मैंने आपको बताया कि मेरी सैलरी कम थी, और जैसे 5000 मुझे मिलता था, उसमें भी 800 रुपीज़ पीएफ के में कट जाता था, तो 4200 और जो कि मैं घर वालों का भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, और अपना भी एक मन होता है कि हमें घर में भी थोड़ा हेल्प करनी है। तो मन में बना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तो अब ट्यूशन चूँकि इतनी जल्दी तो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप न्यू थे, 2005 में जस्ट आप बीआईटी में पढ़ाने के लिए गए थे। और लेकिन हमारी जो स्टाइल थी बच्चों को इतना पसंद आया कि उसमें से कुछ बच्चे जो हमारे बीआईटी में नहीं पढ़ते थे, दूसरे कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, उन लोगों ने, जो कि उनके पास भी धीरे धीरे मेरा नाम पहुंचा कि सर इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से हैंडल करते, बहुत अच्छा बताते हैं, तो वो लोग हमारे घर पे आए, रूम पर आए। तो समय से मैं एक रूम था, बैचलर था, एक छोटा सा रूम था, एक टेबल थी स्टडी की, और एक मतलब ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं कि मैं जिसमें बैठा के बच्चों को पढ़ा सकूं। ग्रेट, ठीक। और 2 गर्ल्स आई थी, तो गर्ल्स मतलब आई और रिक्वेस्ट करने के लिए सर मुझे हमारे जो है सेमेस्टर के अंदर में एक सब्जेक्ट था, उस समय मुझे याद है अच्छे से, कंपाइलर डिज़ाइन। तो उनका बोलना सर मुझे कंपाइलर डिज़ाइन जो है नहीं बन रहा है, आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है, और हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। फिर मैं बच्चे को बोला कि यार हमारे पास तो कोई जगह नहीं है पढ़ाने के लिए, मन में तो है पढ़ाना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास एक ही रूम है। सर इसी रूम में आप अपने टेबल में ना, हम 5-6 दोस्त हैं, बैठा के पढ़ा दीजिए। ये मेरी शुरुआत थी। ओके, तुम लोग रेडी हो तो मुझे कोई इशू नहीं है।
जी। तो वो लोग ने एग्री हो गए, तो उनके फिर जाके उनके 2-3 और दोस्त थे, उनको बताया कि सर एक बीआईटीएफ पढ़ाते सिद्धार्थ शुक्ला सर, वो कंप्यूटर डिजाइन हमको लेंगे। तो वो लोग टेबल में आके बैठते थे। इस तरह से मैंने बैच बनाया, तो 7-8 लोगों को मैंने टेबल पे ही बैठ के पढ़ाना शुरू किया। फिर वो जाके अपने दोस्तों को बताया, यार सर तो शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है उनको अच्छा लगा होगा और इसलिए बताया होगा मैं। तो आपको बताऊं, उसी टाइम में ही फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, उसी टाइम में ही मेरे पास कंप्यूटर डिजाइन पढ़ने के लिए 35 स्टूडेंट कांटेक्ट कर गए। मतलब इसको बोलते कि ना आप कि किस्मत जो होती है ना आपकी, एक मौका देती है, पर मेहनत आपकी क्या करती है, चौंका देती है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, बढ़िया। किस्मत हमेशा आपको एक मौका देती है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर अलग ही तरीके से लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ कि जो उन्होंने मेरा मेहनत, मेरा डिसिप्लिन से टाइमली क्लास लेना, कभी गोल नहीं मानना, छुट्टी नहीं करना, प्रॉपर वे में पढ़ाना, नोट्स प्रॉपर बनाना, ये सब स्टाइल उनको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वो अपने दोस्तों को बताया नहीं आप पढ़ना सर के पास। इस वजह से मेरे पास 35 स्टूडेंट। अब मेरे पास एक रूम, एक टेबल, और मैं 7-8 लोग ज्यादा बैठा नहीं सकता। राइट। तो मैंने 3-4 बैच बना दिया, 8-8 का 10-10 का। मैं सुबह स्टार्ट करता था 2 बैच, शाम को लेता था 2 बैच, और दिन भर कॉलेज में रहता था। तो मेरा शुरुआत था। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि एक वो चीज और अब आप जो है वो गेट सीएस में चले गए, ये चेंज कैसे हुआ? एक्चुअल में उस समय मैं गेट का नहीं था, 2005 में मैं सिर्फ उस समय जो था कंप्यूटर डिजाइन पढ़ाया। उसी टाइम में एक बच्चा और आया था, वो 3rd सेमेस्टर में था, तो सी प्रोग्रामिंग करके होती है हमारे। अच्छा। एक सब तो उसको था कि सर मैं मैकेनिकल ब्रांच का था, सीएस ब्रांच का नहीं। ओके। तो उसको था कि सर मुझे सीएस में ना सी करके उसको सीखना है, लेकिन मैं मैकेनिकल वाला हूँ, लेकिन मैं सी इंटरेस्ट में सी मुझे पढ़ना है। तो मैंने उसको सी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसको फिर स्टार्ट किया, तो उसने भी अपने दोस्तों को बुलाया। वैसे करते करते उसमें भी मेरा एक बैच बन गया। ठीक है, उसमें भी उस टाइम में 25-30 स्टूडेंट हो गए थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरे जो मकान मालिक थे ना, बोलने लगे, जो चूंकि एक ही रूम था ना, अब मुझे मल्टीपल सब वो करना पड़ता था, बैचेस बनाने पड़ते थे। जी। तो मेरे मकान मालिक 5-6 महीने देखे, फिर उन्होंने एडवाइस किया, सिद्धार्थ अब ये रूम छोड़ दे, तेरे को छोटा पड़ रहा है, अब तू ऐसा रूम ढूंढ जिसमें 2 रूम है, जिसमें एक में तू पढ़ा सके, एक में रह सके। तो मैंने उनकी एडवाइस को फॉलो किया। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा रूम किराए पे लिया, और उसमें मैंने ऐसा किया कि दोनों रूम सेपरेट थे। तो एक में मैं खुद रहता था और एक रूम को सिर्फ क्लासरूम बना दिया। और वो भी जो मकान मालिक, न्यू मकान मालिक थे मेरे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिंग थे। क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, तो मकान मालिक ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन वो कभी मना नहीं करते थे। बुजुर्ग आदमी थे, उनके सारे बच्चे बाहर रहते थे, फॉरेन में नाती पोते रहते थे, तो उनको भी अच्छा लगता, चलो इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर एक को अच्छा लगता है। बिल्कुल। खासकर मैंने उन लोगों की चेहरे पे चमक देखी है जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की अपने जीवन में, लेकिन अगर उनके सामने कोई शिक्षित व्यक्ति बैठ जाए, उनसे कुछ प्यारी बातें करने लगे, उनका चेहरा खिल उठता है। तो वो एक चीज ही अलग होती है। बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम में। तो फिर मैं वहाँ पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, बैचेस थोड़े से मेरे बड़े, लेकिन वही मॉर्निंग इवनिंग में लेता था मैं। उस टाइम में जब उन्होंने 5-6 महीने देखा कि बच्चे क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। तो कुछ बच्चे आते थे, सर हमारा एडमिशन आप ले लो, हमको मना करना पड़ता था। तो हमें क्या करना, वो बोलते थे सर हम अपना टेबल ला के बैठ जाएंगे, हम अपना चेयर ला के बैठ जाएंगे, बस हमको बैठने का आप परमिशन दे दो। तो फिर हमारे मकान मालिक ने क्या किया कि बोला कि उनके पास 2 प्लाट थे एक्चुअल में आजू बाजू। तो उन्हें दूसरे प्लाट में उन्होंने क्या किया, एक रूम बना दिया हमारे लिए, सेपरेट रूम बना दिया। बोला सिद्धार्थ ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक रूम बना देता हूँ जिसमें तुम खुद अपनी पर्सनल क्लासेस ले सको, क्योंकि ऊपर भी तुमको दिक्कत हो रही है, उसमें 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पा रहे हैं। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो गई 20 और 25 बच्चों की, तो मैं उस हिसाब से एक रूम डिज़ाइन कर देता, क्योंकि मेरा प्लाट खाली है, तो वहाँ पे क्लासेस ले लिया करो। तो फिर मैंने उन्होंने विदिन मतलब 2 या 3 मंथ के अंदर में रूम को प्रिपेयर कर दिया मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए उस प्लाट में। ठीक है, तो वहाँ पे मैं 20-25 स्टूडेंट बैठा पाता था, लेकिन तभी जो सिलसिला था, बच्चों का आने का सिलसिला था, बढ़ता चला गया, वो इंक्रीज होता गया, वो बढ़ते गया। वो माउथ एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं। मैंने एक पैसे का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। इवन मैं तो कॉलेज में था, तो कॉलेज में का भी एक डर होता था कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे। राइट, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आप कॉलेज में टीचर हैं, तो आप कोचिंग या ट्यूशन लेना मतलब थोड़ा सा अलाउ नहीं। तो फिर कैसे मैनेज किया इन दोनों को? क्योंकि देखो मैं मॉर्निंग इवनिंग में लेता था। कॉलेज के टाइम में मैं ईमानदारी से 10 बजे कॉलेज है, तो 9:30 तक मैं कॉलेज पहुंच जाता था। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे जो मकान मालिक थे, उन्होंने दूसरे प्लाट में एक अच्छा सा एक रूम बना दिया कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों का सिलसिला जो आने का था वो रुक नहीं रहा था। उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते थे एडमिशन न लेने से, कि नहीं सर मतलब हमारे पास जगह नहीं रहती थी एक्चुअली में बैठने के लिए। रीजन क्या था कि आसपास या फिर भिलाई में जो अच्छे टीचर की कमी थी?
बोल सकते हैं। ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छे टीचर कमी थी, मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको हमारी स्टाइल ज्यादा पसंद आती अच्छा। थी। मतलब एक नया चेहरा आया, एक नया चेहरा नए आया। तरीके से पढ़ाना आया, हाँ। तो बच्चे वहां अट्रैक्ट होना हो शुरू हो सकता है गए। मेरा कंटेंट लोगों से डिफरेंट रहा हो, जी, जमाने के साथ रहा हो। बहुत बढ़िया। कभी कभी होता है ना कि आप जो पुराने टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, पुराने ज़माने के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस से बहुत तेज़ी से चीज़ें क्या होती चेंज होती है। क्योंकि मैं नया लड़का था और नई एनर्जी थी, ठीक है, और नया नॉलेज था, तो हो सकता है ये चीज़ बच्चों को ज़्यादा पसंद आई है। अभी भी नया है सर, मैं अभी देख रहा था आपका पढ़ाने का स्टाइल, और ये नया है क्योंकि बच्चों में मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे जो मैच्योर होते हैं, ये जो गेट के बच्चे होते हैं, ये सब मैच्योर होते हैं, सब कुछ जान चुके होते हैं, एकदम बोर होके बैठते हैं। लेकिन आपकी क्लास में मैंने देखा कि बच्चे इतने मोटिवेटेड थे। मैं जब उस दौरान बैठा था तो मैंने एक बड़ा नाम सुन रहा था, वो था कि भाई आई गेट भिलाई। जी सर का एक दूसरा नाम, ये क्या है सर? ये डिफरेंट है थोड़ा। नहीं, फिर उसके बाद अब ये हुआ कि यार जब आप मार्केट के अंदर में पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन है। कुछ नाम भी नहीं, कंपटीशन नहीं, कुछ नाम कंपटीशन तो होता तो ये बोलता मैं बच्चे नहीं, हमारे पास तो बच्चे डेली आते जा रहे थे, हम बच्चों को मना कर रहे थे, अच्छा। ठीक है। तो हमें तो ये था कि अब हमें प्रॉपर्ली थोड़ा सा करना है बच्चों के साथ, तो उनको और कंटेंट अच्छा देना है जी। साथ में उसमें बैठने का जो जगह है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा फुल माइंड से होके अच्छे से, चूंकि देखिए आप अच्छे से बैठे ही नहीं हो तो आप नोट्स नहीं बना पाओगे, राइट। ठीक। आप बहुत ही मतलब छोटी सी जगह में बैठे हो तो नोट्स लिखने में दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप फुल नहीं हो आप, इसलिए मुझे ऐसी जगह की जरूरत थी कि ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से लगा सकें, बच्चे अच्छे से बैठ सके, अच्छे से नोट्स बना सके, दिन में भी बैठ के अपने नोट्स बना सके, मैं ना रहूँ तो भी अपने कोचिंग में बैठ के नोट्स बना सके, इसलिए मैं मार्केट की तरफ गया। जब मार्केट में आपने जगह ले ली है तो कुछ नाम होना चाहिए। तो मेरा दोस्त था, फिर मैं उससे डिस्कस किया, तो उससे मैंने पूछा कुछ नाम तो बताओ, क्या नाम रखना चाहिए। उसने 3-4 नाम उसने बताया कि आप आई गेट रख सकते हैं, आई गेट क्लब नाम रख सकते हैं, ऐसे कई सारे नाम उसने दिया। तो उसमें से आई गेट थोड़ा अच्छा लगा और गेट वर्ड भी था, और हमें फिर हमने गेट का नाम रखा हुआ। फिर चूँकि धीरे धीरे क्या हुआ एक्चुअल में गेट का भी यहाँ पे माहौल बन रहा था भिलाई के अंदर। कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो गेट कंप्यूटर साइंस में कराए, और बच्चों का डिमांड था कि कोई हमें ऐसा टीचर मिले जो हमें गेट के प्रिपरेशंस करा सके, ठीक है। और उस समय मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता था कोचिंग के अंदर वो C++ पढ़ाता था, और C++ पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कॉलेजेस थे, वहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे। कि मैं 400-500 बच्चों को C++ उस टाइम में पढ़ाया है 2007 के अंदर। ओके। मतलब कि आपके पास 400 स्टूडेंट, मतलब प्राउड फील होता था कि लोगों को मेरी स्टाइल कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अपने अंदर मतलब एक एनर्जी और महसूस, और मुझे मेहनत करना है इनके लिए। तो उसमें से कुछ बच्चे डिमांड करते थे सर गेट कंप्यूटर साइंस, जी। ठीक है। तो चूंकि अब कंप्यूटर साइंस गेट उस समय तो मुझे 2006 की बात है, 2007 की बात है। आप ये बोल सकते हो गेट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, वो मुझे कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। जी। उसकी वजह से वो सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे स्ट्रॉन्ग होते गए, बढ़ते गए। तो जो BIT कॉलेज है वहाँ का बच्चा भी बोलने लगा मुझे कि सर आप क्यों टीचर ढूंढ रहे हो, आप तो खुद ही पढ़ाते हो 7 से 8 सब्जेक्ट गेट तो आप खुद पढ़ाना स्टार्ट करो ना। तो मैंने कहा सर, तो फिर मेरा मूड बना कि यार क्यों ना गेट को भी ट्राई किया जाए। लेकिन उस टाइम में गेट का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था पढ़ाने का, सब्जेक्ट का नॉलेज था कि हैंडल कैसे करना है सब्जेक्ट को, उसका पूरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। और ये विश्वास था कि मैं इसमें अच्छा कर लूँगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं इतने सालों से, जो कि 2-3 साल बीत चुके थे मुझे पढ़ाते हुए, मतलब मुझे डाउट नहीं था, किसी अंदर से डाउट नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक माइंड में एक बात मैंने बैठा ली थी कि यार मैं गेट तो चालू करूंगा, और गेट चूंकि जैसे C++ है वो सिर्फ आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप अपने कैरियर के लिए पढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ को एक ऊंचाई पे देखना चाहते हैं कि हमें एक IITs में जाके पढ़ना है, ट्रिपल IITs में जाके पढ़ना है, हमें प्लेसमेंट्स के अंदर में जॉब करने जाना है, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में आ गया था उस टाइम में, यार मैं गेट चालू तो करूंगा लेकिन रिजल्ट का वेट करूंगा। तो 1 ईयर में रिजल्ट नहीं आया, 2 ईयर में रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर। सर रिजल्ट की आपने बात की, और मैं बताऊं कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आज गूगल, एप्पल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में हैं और इतने अच्छे पोस्ट पे हैं। थोड़ा सा मैं उनकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से वो वहाँ पहुँचे। आपने उनको बहुत करीब से जाना है। कि उनमें एक एनर्जी रहती थी और एक मतलब विश्वास भी रहता था, सर आप गाइड करो हम कर लेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि हमने जब गेट पढ़ाया, जब पहला रिजल्ट आया
वो सबको चौंका दिया। अच्छा। हाँ, वो रिजल्ट ऐसे चौंका दिया कि उस समय बच्चे जो आए टॉप 100 में आए फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में भी हमारे पास टॉप 100 में 3 स्टूडेंट थे। अभी जो फर्स्ट बैच हमारा निकला है उसमें से एक स्टूडेंट है सुमित राय, अभी वो फॉरेन में रहता है, वाशिंगटन में रहता है और याहू के मेन ऑफिस में रहता है, वहाँ पे जॉब करता है। वो बच्चे भी काफ़ी ऐसे थे कि देखिए वो भी आते थे, मतलब मीडियम फैमिली के थे, साइकिल से आते थे, प्रॉपरली आते थे, प्रॉपरली बैठते थे, टीचर की हर एक बात को मानते थे। पढ़ाई तो अपनी जगह पे डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है, एक सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी जी। जब आप डिसिप्लिन में चीज़ों में नहीं रहोगे और आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। उनका ड्रीम क्लियर था, सर मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। इसे ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा हमारे पास आया, 3rd सेमेस्टर में आया, बिहार का बच्चा था, रोहित नारायण नाम है उसका। बोलता सर कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं था मुझे, लेकिन अब इस कंप्यूटर में मुझे इतना नॉलेज हो गया आपसे ये 6 महीने पढ़ने के बाद, अब तो सर मैं गेट ही निकालूंगा, क्योंकि गेट की भी क्लासेस में लेता था। तो बच्चा गेट में एडमिशन लिया। मैं आपको बताऊं उस बच्चे की रैंक फाइनल ईयर में 1000 के अंदर में आई। ग्रेट। उसका एडमिशन IIIT बंगलौर में हो रहा था, लेकिन पैसे की वजह से, फीस की वजह से वहाँ ना जाके NIT राउरकेला चला गया। फिर उसका प्लेसमेंट सैप में लगा, सर के पास वो फ्लिपकार्ट में 25 लाख पे स्विच किया वो बच्चा। और वो बच्चा आज की डेट में रिलायंस जियो के अंदर में काम कर रहा है, 35 लाख का पैकेज है, तो उससे ज़्यादा ही होगा। ये तो मैं आपको 2 साल 3 साल पहले की बात बता पहले की स्टोरी है। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो बच्चा जो 3rd सेमेस्टर में आया, जिसको कुछ भी नहीं आता था, वो सब कंप्यूटर साइंस तो ले लिया हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आता है, वो बच्चा आज की डेट में, मतलब आपको कब का पास आउट है, वो 2013 का पास आउट है बीटेक। फिर उसके एमटेक 2 साल के 2015 में, और उसके बाद अब देखिए सीधा वो 40 लाख के आसपास टच कर रहा है। ग्रेट। मतलब सिंपल, एक मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो करियर है वो एक गाड़ी है, और उसके 4 पहिए में 2 पहिए स्टूडेंट के और 2 पहिए टीचरों के होते हैं। अगर अच्छे टीचर ना मिले स्टूडेंट्स को तो वो आगे नहीं जा सकते बहुत दूर तक। एक विजन तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि Right. देखिए एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य जी अर्जुन के लिए, जी। अर्जुन कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, कहाँ से कहाँ? ठीक, अर्जुन का नाम द्रोणाचार्य ने तो उसको शिक्षा दी थी ना, बिल्कुल। लेकिन अर्जुन का भी अपना कुछ योगदान। योगदान रहा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, आप ये क्रेडिट आप नहीं लेना चाह रहे हैं, ये क्रेडिट आप स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, बट इसमें आपकी महानता है और ये अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं। नहीं, चूंकि देखिए इसमें क्या होता है, दोनों साइड से मेहनत होनी चाहिए। जी। जब मैं ये बोल दूंगा कि मैंने सब कुछ करवा दिया, क्योंकि देखिए टीचर अच्छा है, टीचर बच्चे को मोटिवेट करे जी। और उसका नॉलेज इंक्रीज करे, एक लेवल तक पहुंचा दे उसको, ठीक, और बच्चे का विजन क्लियर है और वो भी मेहनत करे, तो उसकी जर्नी काफी इजी हो जाता है। शिक्षा वाकई में सबको लगता है कि यार मतलब बहुत ज्यादा मेहनत है, कि आप शिक्षा से पूरे संसार में कहीं भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। राइट। यदि आपकी जड़ मजबूत है और आपके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी मेहनत है, आप में लगन है, निरंतर आप वर्क कर रहे हैं, आलस नहीं कर रहे हैं, आप आगे बहुत जाएंगे। अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। इसको मैं आपको बताया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास, जैसे आपने इसरो की बात की, हमारा बच्चा यहाँ पे जो इसरो में पहला इसरो में साइंटिस्ट बना, अब उसकी जो फोटो पीएम के साथ में भी आपने चंद्रयान का सुना होगा, जी जी जी। चंद्रयान में इसकी फोटो आई थी और इतना प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए। वो जो फोटो है छत्तीसगढ़ के हर पेपर में छपी, ठीक है। तो वो बच्चा मीडियम बच्चा था, वो आया, उसको मालूम थी अपनी कमियों को, यहाँ पे मेहनत किया, हम उसके साथ में लगे रहे। हाँ, एक चीज़ हम लोग ये करते हैं कि हर बच्चे को प्रॉपरली टाइम देते हैं। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, वो रात में 10 बजे 11 बजे कॉल कर सकता है, आ सकता है, इवन फोन करके मिलने आ सकता है कोचिंग के अंदर में। 9:30 बजे बाद में फ्री होता हूँ, उसके बाद तुरंत आके मिलता है, बातचीत करता है 1 घंटे 2 घंटे, जब तक उसको बात करना है, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ, भाई नहीं ये नहीं सही इसको कर। तो एटलीस्ट 70-60% एक कंक्लूजन निकल जाता है बच्चे के दिमाग में, ये चीज़ हमको ऐसा करना है, और वो बच्चा फिर आगे अपनी जर्नी को बढ़ाता है और मेहनत करता है। ग्रेट। ऐसे में बताऊँ आपको, बार्क में हमारे पास बार्क में एक स्टूडेंट थी, बिजनेस फैमिली से थी वो, उसको ये था सर मैं नहीं पढ़ूंगी, घर वाले शादी करा देंगे। बिजनेस फैमिली में ट्यूशन का उतना इम्पोर्टेंस, लेकिन उसने इतनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और यहाँ पे डिसिप्लिन में क्लासेस को अटेंड की, और उसके बाद उसने एग्जाम को क्लियर किया, अभी बात में साइंटिस्ट है। अभी मैं आपको बताऊँ, इसरो में हमारे पास इस समय 5 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं हमारी कोचिंग से। इतनी छोटी जगह से, भिलाई एक छोटा सा शहर है, बिल्कुल। इतनी छोटी जगह से बच्चा जो है कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, और हम भी उसके साथ लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। मतलब अभी भी हमारा रूटीन आप देखेंगे बच्चों के लिए, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक हम लगे रहते हैं।
बच्चे के साथ, ठीक है। और हर आदमी को एक प्रॉपर टाइम देते हैं, तो इस वजह से उनको कंटेंट अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ में लगे हुए हैं, इसलिए वो ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच पा रहे हैं। इसरो के अंदर, भारत के अंदर में हो गया, डीआरडीओ बताता हूँ आपको, एनआईटी का बच्चा था, लेकिन वो बच्चा मेहनत किया, उसका एक सपना था, सर मुझे डीआरडीओ में जाना है, बस कैसे भी जाना है, ठीक है। उसने मेहनत किया, यहाँ पे आया, प्रॉपरली क्लास अटेंड किया, डिसिप्लिन में रहा, जो कमियां थी वो कमी हमने उसको बताई, कमी को दूर करना पड़ेगा, उसने उस कमी को दूर किया और आज वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट है। इवन आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी हमारे आज की डेट में एप्पल के अंदर में काम कर रहे हैं, 2 बच्चे, एक बच्चे जो है अमेरिका के अंदर में है और एक अभी बंगलौर के एप्पल में काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपने सर एक साइंटिस्ट की बात की और इसी से मुझे एक ध्यान आ गया कि अभी रिसेंटली आपके नेम से सोनू सूद जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। जी। जब वो ट्वीट हुआ तो ऑब्वियसली हर किसी के नज़र में वो चीज़ आई और बड़ा अच्छा ट्वीट था जो आप शायद पढ़ भी पा रहे होंगे कि उस बच्ची के लिए कि भाई साइंटिस्ट बनने के लिए स्पेशली आपका नाम मेंशन था कि आप इसमें हेल्प करेंगे उनकी। तो मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो स्टोरी आपकी सोनू सूद से मिलने की कैसे हुई और कैसे आपने उनके लिए हेल्प जो किया बच्चे के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में कि कैसे उन्होंने हमसे यहाँ पर कांटेक्ट किया। एक्चुअल में अभी जो यहाँ पे कोविड-19 हुआ, उसकी वजह से सारी कोचिंग्स लगभग ऑफलाइन तो बंद हो गई, तो हमने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है अभी यहाँ पर। तो पहले तो हमारा ऑनलाइन था नहीं, पहले तो ऑफलाइन ही चलता था। तो जब हमने ऑनलाइन अनाउंस किया कि फेसबुक पे डाला, यूट्यूब में डाला कि हम लोग भी ऑनलाइन में चालू कर दिए, तो बहुत सारे बच्चे बाहर से हमें कांटेक्ट किए जिनको ये था कि मुझे भी आईगेट में पढ़ना है, क्योंकि ये जो और सिद्धार्थ सर से ही पढ़ना है। सिद्धार्थ सर से ही पढ़ना है। और इसके पीछे रीजन ये था कि हमारा रिजल्ट, जो जेन्युइन रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया, हमने कभी भी फेक रिजल्ट शो नहीं किया यूट्यूब पर कि रैंक 1, जैसे आप देखते होंगे आजकल रैंक 1 हर कोचिंग में लगा रहता है। तो क्या रैंक 1 एक बच्चा 10 कोचिंग में पढ़ा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। लोग मजाक बना दिए एजुकेशन को, ठीक है। तो ये चीज मैंने नहीं किया। जो बच्चा हमारे यहाँ, चाहे उसका 100 रैंक हो, चाहे वो 200 रैंक हो, जो भी रैंक है, वही मैंने शो किया। इसरो के रिजल्ट आए उसको मैंने शो किया, हाईलाइट किया, और जेन्युइन रिजल्ट। वो कहीं ऐसा भी नहीं था कि वो किसी और कोचिंग में जाके पढ़े उसके बाद मैंने उसका रिजल्ट शो कर दिया। वो सारे बच्चे हमारी कोचिंग में पढ़े, आईगेट के अंदर में पढ़े, हम ही से पढ़े हुए, वो हमारे पास रह के फाइनल ईयर में इसरो के साइंटिस्ट बने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट बन रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया, इसकी वजह से लोग आईगेट को जाने, पहचाने। और जब मैंने जैसे ही अनाउंस किया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहा हूँ, तो बाहर के जो अलग स्टेट के बच्चे थे वो हैप्पी फील किए, यार सर भी आप ऑनलाइन में आ गए। तो वो लोग का एक मतलब जुड़ाव होना स्टार्ट हुआ कुछ लोगों का, ठीक है चलो सर से पढ़ते हैं। लेकिन तभी थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता है ऑनलाइन के अंदर में कि ऑनलाइन में चीज़ें कैसे चलती हैं, ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑनलाइन में चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसी बीच में हमने बहुत सारे डेमो भी देना स्टार्ट किया कि चलो एक बार डेमो देते हैं कि बच्चों को, कि बात बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको भी विश्वास देने कि भाई यहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जो उसके नोट्स वगैरह मार्केट में गए, ठीक है, जो उसके PDF गए, तो लोगों को लगा यार ये कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रटा रटाया या एक बेसिक जो सभी जगह कंटेंट चला वो नहीं है, बिल्कुल सब एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो लोगों ने शायद पसंद किया। तो उसमें से एक राजकोट की कोई बच्ची थी, उसको गेट पढ़ना था, उसको इसरो साइंटिस्ट के लिए प्रिपरेशन करना था। तो उसने बार बार शायद सोनू सूद सर को ट्वीट कर रही थी कि हमको गेट पढ़ना है और आई गेट के अंदर पढ़ना है। तो फिर उन्होंने अपनी टीम को बोला कि भाई ये तो पता करिए कि आई गेट कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आई गेट ही क्यों। तो उनकी टीम ने पता किया, तो उनको पता चला कि यार यहाँ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तब उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया एक्चुअल में, तो कि हम सोनू सूद टीम से बात कर रहे हैं और आपसे हमें कुछ बात करनी है। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तो आजकल तो बहुत सारा जानते हैं कि ऑनलाइन में फॉल्स भी चीज़ें होती हैं। जी। तो मैंने उनको फिर रिप्लाई किया कि हमें कैसे विश्वास पड़ेगा कि आप वाकई उनकी टीम से बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि हम आपके वीडियो कॉल पे बात कराएंगे। और फिर उस रिलेटेड हमारी उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने नाइट में 9 o'clock के आसपास उन्होंने वीडियो कॉल पे हमसे बात कराई सोनू सूद सर से, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ईमानदारी से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो कभी भी लाइफ में ईमानदारी से करें, लोगों का भला सोच रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको भला करना है, तो धीरे धीरे आपके साथ भी काफ़ी चीज़ें अच्छी होने लगती है। शायद मेरा ये 15 साल का जो मेहनत है, ये धीरे धीरे रंग अब ला रहा है कि लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और इस बीच में सोनू सूद सर जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े,
ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। ठीक है कि फर्स्ट टाइम हम आपके से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये ज़िंदगी को एक मोटिवेशन, एक रास्ता दिखाता है। यार वाक़ई में ये 15 सालों में मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, बिल्कुल तभी तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। तभी तो लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतने सारे लोग हैं ना, कोचिंग तो बहुत से लोग खोले हुए हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हम ही क्यों? हमसे जुड़ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमको और भी समाज सेवा के बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जो भी आपके भी 15 साल रहा है, तो इसमें स्टूडेंट आते हैं, पास आउट होके चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आपकी तरह टीचर बन चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे, आपने बताया कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो आपका एलुमनाई ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, बच्चों का जो आपसे बॉन्डिंग है, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, वो थोड़ा कैसा है वो मुझे बताएँगे, क्योंकि वो पार्ट भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहता है। हमारा एलुमनाई नेटवर्क जो आईगेट का है, जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके हाथ से जो बच्चा मतलब जो बिगनर होता है, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा होता है, जब इसरो, बाद डीआरडीओ, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सच ऐसी कंपनी में पहुंच जाता है, तो उसको लगता है यार चीज़ तो मैं सर के पास जाके ही हुआ। वो कभी भूलता नहीं लाइफ में। आपको मैं बताऊं, मैं किसी भी कोई बंदा नया बंदा आता है, कुछ फैमिलीज आती है हमारे पास, सर अपने एलुमनी का आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। जब मैं अपने एलुमनी का कॉन्टैक्ट नंबर उनको देता हूँ, उसके बाद तो जब बात करते एक जो करना चाहूंगा, कई बार आप उसको यूएस का नंबर दे देते हो, वो कहता है सर मुझे नहीं करना कॉल, इसमें शायद इसमें आईएसडी लग जाएगा। अभी तो क्या है अच्छा, व्हाट्सएप चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप चल गया, वो तो वीडियो कॉल वगैरह। वो नहीं नहीं सर, ये बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा जो अभी अपने करियर की तलाश में है और एक आपका स्टूडेंट जो वेल सेटल्ड है, चाहे वो बॉम्बे आईआईटी जा चुका है, चाहे वो रिलायंस जियो में मुंबई बैठा हुआ है, चाहे वो कैलिफोर्निया में है ना, अगर वो इनसे बात कर रहा है, अगर वो बता रहा है, तो उसके लिए भगवान के बराबर है। उनको ये लगता है, खुद बोलते हैं सर, हम जैसे आपका नाम लेते हैं ना बच्चे के सामने, सिद्धार्थ सर ने आपका नंबर दिया है, वो बच्चे 1 घंटे 2 घंटे तक बात करते हैं। ये हमारा है। और हम कैसे, कोई बच्चा होता है कभी कभी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, डिमोटिवेट हो गया हो, हम उसको एलुमनी का नेटवर्क मतलब अपने जो एलुमनीज है उनके नंबर्स देते हैं, अब इनसे बात करो, इनसे गाइडेंस लो, और वो लोग प्रॉपरली गाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। ये बताऊं मैं, वो बच्चे कभी भी उनको मौका मिलता है छत्तीसगढ़ आने का, तो फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं, मिलते हैं, दिन में साथ में रहते हैं और साथ में चले जाते हैं। तो मतलब ग्रुप में एक साथ गेट टुगेदर होता है। बिल्कुल, हर साल बहुत होता है, बहुत हर साल बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया। सर अब एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। आपने अब देखा कि जब से कोविड आया, पहली बार हमने एक लॉकडाउन फेज देखा कि पूरा इंडिया बंद, भारत बंद, ताला लग चुका था। उस दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो टीचर्स को हुई। ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन स्विच होना। तो आपने इस जो चैलेंज है इसको कैसे लिया? अभी देखिए, अभी हम कोविड से पहले की बात करें, जी। ऑनलाइन पढ़ना वाकई डिफिकल्ट था, अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं पढ़ाने के लिए। आप बताइए ना, क्योंकि मैंने ये भी देखा लास्ट ईयर से हमारे पास बच्चे ड्रॉप लेके आते थे पढ़ने के लिए, तो अब वो बच्चे कॉलेज में रहते हुए आईगेट के अंदर में ऑनलाइन स्टडी कर सकते। आप यदि तैयारी करते हैं तो एक तो आपका 1 साल जाएगा पूरा, ड्रॉप लेना मतलब प्रोफेसर का काम है, लेकिन आप कॉलेज में रहते हुए आप ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। जी जी। एक फायदा कि हमने यहाँ पे अब ऑनलाइन उसको प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है, और मतलब क्लासेस बहुत ही प्रॉपर्ली चल रही है, और हम लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल भी हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए। बहुत बढ़िया। और काफी एंजॉय कर रहे हैं, और इंडिया लेवल पे अब हम कनेक्शंस हमारे बन रहे हैं, बहुत और बढ़िया। काफी मजा आ रहा है। तो सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सिर्फ गेट सीएस की ही प्रिपरेशन कराते हैं आप, या कुछ और भी लाइक सब्जेक्ट्स है और लाइक सेमेस्टर है चीज़ों पे, उस पर भी फोकस करते हैं? नहीं, सेमेस्टर की क्लासेस तो हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले मैं सीसी प्लस लेता था, अभी मैंने बंद कर दिया है, और कॉलेज मैंने 2013 में ड्रॉप कर दिया था। टोटली मैं कोचिंग पे फोकस हूँ, गेट की प्रिपरेशन कराता हूँ। इसके साथ में यूसी नेट करके एक होता है, नेट का एग्जाम होता है, उसकी भी प्रिपरेशन कराता हूँ। उसमें भी हमारे साथ मतलब हर साल अच्छे रिजल्ट आते हैं, जितने बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यदि आपने कंप्यूटर साइंस गेट पढ़ लिया है ना, तो आपको फर्दर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी से हर एग्जाम की तैयारी हो जाती है। हर एग्जाम में हाँ, आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसरो के लिए अलग से कोचिंग करना है या बाहर के लिए अलग से करना है। आप गेट पढ़िए, वो आपका फाउंडेशन, वो आपको हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा। ग्रेट। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि बचपन आपका जो था वो कैसा रहा? बचपन तो हम लोग, जैसे आपको मैं बताऊँ, मैंने बताया कि मेरा जो जन्मभूमि है वो यूपी है। जी। तो यूपी में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर करके, आपने सुना होगा। हाँ, कि अमेठी का नाम सुना होगा, इंडिया का नाम सुना होगा। जी। एक सुल्तानपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक गांव है फतेहपुर करके।
तो पहले हम लोग गांव में ही रहते थे, जहाँ हमारा बचपन था, जो स्कूलिंग थी 1 से लेकर 7 तक वो गांव में ही बीती हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, पापा ने घर बनाया शहर में सुल्तानपुर में 90 में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल से प्रिपरेशंस की, मतलब वहाँ पे 10th और 12th कंप्लीट किया गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ पे आ गए छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस समय मैंने एग्जाम्स हर स्टेट का दिया था, लेकिन हमारा ज़्यादा झुकाव कंप्यूटर साइंस की तरफ था। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेरे सिर्फ छत्तीसगढ़ में, उस समय छत्तीसगढ़ था नहीं, उसे MP था। अच्छा, हाँ, MP था, तो MPPT एग्जाम होता था, उसमें दिया था। उस समय मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे मिली, उसके कारण से मैं भिलाई आ गया था। ओके, बाकी जगह जो स्टेट थे, जैसे मैंने कर्नाटक का भी एग्जाम दिया था और यूपी का भी दिया था, लेकिन वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ब्रांच मिल रही थी, CS नहीं मिल रहा। उस समय CS बूम पे था और मुझे CS में ही इंटरेस्ट था, मुझे CS में ही कुछ करना है, तो इसलिए CS का झुकाव ज़्यादा रहा। CS का झुकाव तो अभी भी ज्यादा है खैर, क्योंकि अब तो और चीजें बढ़ गई हैं। जब से ये टेक्नोलॉजी आई और जब से ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट हुआ, तब से हर बच्चा CS, आप देखते हैं कि IIT बॉम्बे और दिल्ली में देखिए कि क्या रैंक रहती है बच्चों की, किन बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं। बट कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उसमें भी, तो ये एक अच्छी चीज है। आप इसको ऐसे सोचिए ना कि इस समय सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है इंडिया में या वर्ल्ड में, तो आपको पता चलेगा IT इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। जितनी भी जॉब्स लग रही है किसी भी ब्रांच में आप पढ़ लीजिए, आप मैकेनिकल पढ़िए, इलेक्ट्रिकल पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, तो कोई ब्रांच में उतनी जॉब नहीं है जितनी जॉब IT में है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस की तरफ बच्चे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और जॉब तुरंत लग जाती है। ग्रेट, जॉब लग जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो अपना खुद का स्टार्टअप्स क्रिएट करने लगते हैं, उनके पास प्लान रहता है और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और इन 24 घंटों का आप अगर कोचिंग में इतना समय दे रहे हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में 2-3 फेज होते हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो इन चीज़ों को समय कैसे मैनेज करते हैं आप, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए तो बड़ा चैलेंज है, उनके जीवन में अभी शादी भी नहीं हुई है बहुत लोगों के, 99% 1-8% मेरे ऐसे कुछ दुख कर्मी है जिनकी बचपन में हो गई शादी, उनको लेके बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ तो कुछ है भी नहीं, तभी वो परेशान रहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इतना? देखिए, आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट है जी, और आपका मन लग चुका है 100%, तो आपको मतलब इसको लगना नहीं, मतलब आप इसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, आपको पूरा इसमें मन लगता है। तो टीचिंग मैंने बताया ना कि मेरा शुरू से झुकाव रहा है। जी जी, और मतलब जैसे होता है कि हर एक चीज़ का नशा होता है, तो पढ़ाने का भी एक नशा होता है जी, वो नशा अब मुझे हो चुका है। तो बिना उसके मैं टीचिंग नहीं किया ना, जिस दिन मैं 2 घंटे टीचिंग नहीं किया, मैं दिन भर नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है कुछ मैंने किया ही नहीं अभी तक। तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा फोकस, मुझे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता टीचिंग। हाँ, रहा जहाँ तक फैमिली की बात, तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग है, हमारी वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग है, वो पूरे घर को अकेले मैनेज कर लेती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके स्कूल की चीज़ें जो हो गई हैं, ठीक है, तो खुद ही मैनेज कर लेती है। तो आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है, लिखी पढ़ी है, क्योंकि अब 2 बच्चों को संभाला। हाँ, नहीं, हाउस वाइफ इन द सेंस मेरा मानना है सर कि वो भी एक वर्क है, फैमिली को संभालना। अगर वो वर्क करेंगे तो फिर वो पार्ट जो मेन पार्ट है वो कौन देखेगा? और बहुत बढ़िया। घर में मम्मी पापा हैं, वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिंग है। अब उनको समझ में आ गया कि इसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि इसका लाइफ, अब चूँकि टीचर है ये, तो इसका लाइफ ज़्यादातर, चूँकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट खुद भी लेता हूँ, मैं जैसे बताऊँ आपको, CS में 13 सब्जेक्ट हैं, तो 13 सब्जेक्ट में मैं धीरे धीरे करके मुझे सारे बच्चों ने इतना मोटिवेट किया कि मैक्सिमम सब्जेक्ट मुझे लेना पड़ा, क्योंकि बच्चों को स्टाइल पसंद आ गया, जैसे सर हमको आपसे ही समझ में आता है ये सब्जेक्ट, तो ऐसे करते करते मैं मतलब आपको तो 8 से 9 सब्जेक्ट में खुद ही पढ़ाता हूँ, बाकी लिए टीचर्स बुलाता हूँ बाहर से, वो लोग पढ़ाते हैं। तो फिर चूँकि मैं ज़्यादा टाइम इसलिए मुझे टीचिंग में देना पड़ता है, बहुत इसलिए मैं फैमिली में थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन वो समझ रहे हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं भाग्यशाली भी हूँ कि वो हमारे साथ में मतलब ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं, ऑब्वियसली जब फैमिली का सपोर्ट है तभी हम यहाँ पे हैं। जी, अगर फैमिली में चीजें नहीं तो माइंड डाइवर्ट होता है उन चीजों पे। आप वहां से बेफिक्र हैं, बच्चों से बेफिक्र हैं कि भाई फैमिली सब कुछ संभाल लेगी, तभी आप फुल फोकस्ड होकर यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सिद्धार्थ जी, मैंने पूरे होल ऑफ द इंटरव्यू 2 बार आपको देखा इमोशनल होते हुए। एक वो टाइम था जब आपने अपने स्टूडेंट का जिक्र किया, और उस टाइम सीरियसली मैंने आपकी आंखों में वो देखी वो चीज़ें इमोशनलपन, और दूसरा वो जब आपके फादर आपको लेटर लिखा करते थे। ये 2 पॉइंट ऐसे मुझे लगता है कि जीवन में हर स्टूडेंट के और हर एक के लाइफ में वो मोमेंट होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए
कि आपको एक ऐसा मोमेंट हो जब आप इमोशनल हो, जैसा मैंने आपकी आंखों में देखा। मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जब भी मैं चाहे कितना भी खुश रहूं, अगर मुझे इमोशनल होना भी है तो उन पलों को याद करके हम हो लेते हैं। तो मैंने आपको 2 बार देखा और आपने जो अपना योगदान दिया है एजुकेशन के प्रति वो सराहनीय है। आपके बच्चे इसरो में हैं, आपको लाइक वो पिक्चर्स जो आपने कहा कि पूरे भिलई में और छत्तीसगढ़ में जब छपी और वो प्रधानमंत्री के सामने फोटो आपके स्टूडेंट की, आई थिंक वो भी आपके लिए एक बड़ा खुशी का दिन होगा। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस चैनल पे आए और आपने इतना कुछ हमारे व्यूअर्स को बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।